गुप्ता, वाकई बेहद दुखद खबर है जो अभी आप बता रही थी, कश्मीर से आई है। करीब 1.5 घंटे में देखिए 3 लोगों की आतंकवादियों ने हत्या कर दी, और वो लोग तो उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने आतंकवाद का मुकाबला किया और घाटी छोड़कर नहीं गए। खैर, कश्मीर से ही एक और खबर हम आपको बताते हैं, जहां एक बेटे ने न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश का सर ऊंचा किया है। हम बात कर रहे हैं उमरान मलिक की। उमरान ने IPL के मैदान पर एक कमाल कर दिखाया, एक कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है, और अपने पहले ही मैच में उमरान ने अपनी गेंद की रफ्तार से सबको दंग कर दिया। क्यों गुप्ता? बिल्कुल, देखिए स्पीड की बात कर रहे हैं, क्रिकेट के मैदान की बात कर रहे हैं, तो KKR के खिलाफ अपने डेब्यू के मुकाबले में इस कश्मीरी गेंदबाज ने शुभमन गिल के 151.03 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद डाली। ये IPL 2021 में किसी भी भारतीय गेंदबाज की ओर से फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी, और इस गेंद के बाद उमरान काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। उनका परिवार भी सुर्खियों में आ गया। उमरान के पिता देखिए सब्जी बेचते हैं, लेकिन बेटे के कमाल ने उन्हें भी रातों रात शोहरत दिला दी है। जम्मू में फल और सब्जी की ये दुकान देखते ही देखते खास बन गई। हर रास्ते की मंजिल मानो ये दुकान बन गई। हर कोई दुकान के मालिक से 2 बातें करना चाहता है, उनके साथ सेल्फी लेना चाहता है। इस दुकान के अचानक लाइमलाइट में आने की वजह है उमरान मलिक, दुकानदार के बेटे, जिसने एक झटके में फर्श से अर्श का सफर तय कर लिया। उमरान मलिक ने IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उमरान की इस उपलब्धि पर घर वाले गदगद हैं कि खुशी का ठिकाना नहीं। मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। ऊपर वाले ने ऐसा बेटा दिया, मुझे एक हीरा दिया है, तो चलो अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे। हम कहते हैं आने वाले टाइम में अपने देश के लिए खेले और अपने देश का नाम रोशन करे, बस हमारी यही दुआ है उसके साथ। रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में उमरान ने डेब्यू मैच में ये कमाल कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते हुए उमरान ने सबसे तेज गेंद फेंकी। इस युवा पेसर ने अपने तीसरे ओवर में 151.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी, और इस IPL में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले भारतीय बन गए। इस IPL में 10 सबसे तेज फेंकने के मामले में उमरान मलिक इकलौते भारतीय हैं। IPL के इस सीजन में सिर्फ दिल्ली के ऑर्निक नॉर्टेज और कोलकाता के लोकी फर्ग्यूसन ने उनसे तेज गेंद फेंकी है। उमरान बहुत साधारण परिवार से आते हैं। कंक्रीट की पिच से IPL का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके हौसले और जुनून ने उमरान ने उस मुकाम को हासिल किया है जिस पर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरा देश फक्र महसूस कर रहा है। हमें बचपन से इस पे बहुत यकीन था। ये बहुत मेहनती था, बहुत हार्डवर्की था। इसने गली में, तवी में, आगे पीछे बच्चों के साथ दिन रात लगा रहता था। ये हमें एक ही बात बोलता था कि मैं आगे जाना चाहता हूँ और मैं इंडिया टीम में खेलना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि कोई और प्लेयर होगा इंडिया का कि जिसकी इतनी स्पीड होगी। 151.3 स्पीड से बॉल की है उसने। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगा। जम्मू शहर में क्लब क्रिकेट खेल रहे 21 साल के उमरान ने इसी साल जम्मू और कश्मीर टीम के साथ क्रिकेट करियर की शुरुआत की। उमरान ने इस मैच से पहले सिर्फ 2 घरेलू मैच खेले थे। तब शायद ही किसी को पता हो कि जम्मू की गलियों का ये सितारा IPL में जगमगाने वाला है। होप सो, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट दैट। अभी तो बहुत जल्दी, अभी उन्होंने एक IPL मैच ही खेला है। ज़्यादातर अभी उसके पहले वो शहीद मुश्ताक अली पिछले साल खेले हैं जम्मू कश्मीर की तरफ से, लेकिन देखना पड़ेगा और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हैं तो इंशाल्लाह वो जरूर भारत के लिए एक स्पिस्टर और एक बहुत तेज गेंदबाज बनकर पैदा होंगे। उमरान को डेब्यू मैच में एक भी विकेट नहीं मिला, लेकिन उनकी रफ्तार के रोमांच से उमरान क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में छा गए। जम्मू कश्मीर के इस बेटे की तारीफ आज पूरा क्रिकेट जगत कर रहा है। बिल्कुल, तो ये तो वाकई कमाल की खबर है। मैं अदिति से ये पूछना चाह रही हूँ। अदिति, ऐसी मेरे दिमाग में, जहन में एक बात आ रही है, आप हमेशा अपने बेटे का जिक्र करती हैं।
क्या गॉड गिफ्टेड होते हैं इस तरह के बच्चे या अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचते हैं? क्योंकि देखिए, उमरान की तो वाकई तारीफ करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट हम सब में है, सिर्फ उसे निखारने का जब मौका मिलता है तो हम उसका अगर सही इस्तेमाल करें तो ज़रूर वो टैलेंट निखर कर आता है। हमें अपनी लाइन खुद चुननी है, हमें खुद ये फिगर आउट करना है कि हम में क्या खास है। मुझे पता क्या लगता है ऑनेस्टली, जिन बच्चों को हमने देखा है जो गली मोहल्लों में खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ Exactly, ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਹੀ 'ਚ ਕਹਾ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ स्ट्रगल करके आगे पहुंचते हैं। जो लैपटॉप्स और टैबलेट्स लेके घर पे बैठते हैं वो लल्लू ही होते हैं मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा लगता है उनको एक्सपोजर नहीं होता, जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं या स्ट्रगल ज्यादा होता है, मुझे लगता है वो भी या आगे क्योंकि बढ़ते वो हैं। खुद से ग्रूम होते हैं और right. बाकियों के लिए तो एक कारपेट हम बिछा देते हैं। अक्सर पेरेंट्स यही करते हैं कि हम सब कारपेट जब ये बिछा बातें दिया कर और रहे हैं, बच्चे कई नाम चल रहे जहन में हैं। आते हैं ना। जो तभी हमने देखिए आईएएस का रिजल्ट आया था तब भी देखा था कितने छोटे छोटे घरों से निकल के लोग कहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे क्रिकेटर्स को ही ले लीजिए ना, सचिन हो, धोनी हो, विराट हो, मतलब कमाल कर जाते हैं गली मोहल्ले के बच्चे। ये शगुफ्ता ने अच्छा एनालिसिस किया है। चलिए, तो उमरान के कमाल के बाद अब हम आज के मैच की बात कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज किन दो टीमों के बीच टक्कर होने वाली है। आज विराट की टीम बैंगलोर का मुकाबला केन विलियम्स की टीम हैदराबाद से होगा। बैंगलोर की टीम प्लेऑफ यानी अंतिम 4 में पहुंच चुकी है और बैंगलोर की टीम 16 अंकों के साथ ही पॉइंट्स टेबल में भी दूसरे नंबर पर है। प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैदराबाद की टीम आज सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज देखिए किस तरह से ये मुकाबला होने वाला है। विराट की टीम बैंगलोर का, केन विलियम्स की टीम हैदराबाद के साथ, और बैंगलोर की टीम प्लेऑफ यानी अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। साथ ही साथ प्लेऑफ से बाहर हो चुकी हैदराबाद की टीम सम्मान की लड़ाई लड़ेगी, तो देखना होगा कौन जीतता है। क्यों नवजोत? बिल्कुल, आप किसकी तरफ हैं? मैं जीत के बाद बताऊंगी। हम रोज इस बात का जिक्र कर लेते हैं कौन किसकी तरफ है, और हम लोग ना सब बड़े स्मार्ट हैं, हम देख लेते हैं कि कौन सी टीम जीतती है। चलो उसी के साथ आज दे देते हैं। शाम होते होते जो रोमांच है ना वो बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो सबकी जो एनर्जी है वो भी हाई हो जाती है। चलिए अब आपको देश के शौर्य की तस्वीरें दिखाते हैं। आकाश में वायुसेना की एक गर्जना देखकर आपका मस्तक ऊंचा हो जाएगा। देश के वायुवीरों की जाबाजी आपको जोश से भर देगी। सुनीता आपको बताएंगी कहां दिखाया गया देश के वायुवीरों ने ये जोश। बिल्कुल सही कहा अदिति। और जब पराक्रम की बात हो तो हमारे वीर जवानों के अलावा सामने आता किसका चेहरा है? ये पराक्रम दिखाया है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर हमारे जवानों ने। 8 तारीख को वायुसेना दिवस है और उसके पहले फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए। आपको जरूर देखनी चाहिए तस्वीरें। सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत। आसमान में वायु वीरों का पराक्रम इसी विजयी मंत्र का उद्घोष है। आसमान के अजय योद्धाओं के साहस और तालमेल का अद्भुत नजारा। इन तस्वीरों में छिपा संदेश बताता है कि हिंद की सीमा सुरक्षित है। ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन की, जहां वायुसेना के जांबाजों ने एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की। इसमें दुश्मनों के नाम राफेल ने हुकार भरी, तो हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने भारतीय शौर्य का तेज भी दिखाया। सारंग हेलीकॉप्टर टीम के करतब और सूर्य किरण विमानों की लय ने हिंदुस्तान का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। हरक्यूलिस C-17 ग्लोबमास्टर, मिराज 2000 और जगुआर के जरिए वायुसेना ने अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया और दुश्मनों को हद में रहने की चेतावनी भी दे दी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे है। इस दिन भारतीय वायुसेना अपना 89वां स्थापना दिवस मनाएगी। इस बार एयरफोर्स डे के लिए साल 1971 में पाकिस्तान पर मिली जीत को थीम बनाया गया है। चाहे भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम हो या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, दोनों का ही पूरा यहाँ पे नज़ारा देखने को मिला है और दोनों ने ही इस साल बहुत अहम रोल निभाया है। कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना को 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए, यानी कि चाहे चीन हो या पाकिस्तान हो, एक साथ उससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना को हमेशा मुस्तैद रहना चाहिए। लेकिन इस साल
3 फ्रंट वॉर थी भारतीय वायुसेना के सामने, क्योंकि कोविड रिलीफ ऑपरेशंस भी थे और भारतीय वायुसेना ने एक तरफ चीन से तो पूरी तरह डट के सामना किया ही, दूसरी तरफ कोविड रिलीफ ऑपरेशंस में 27 लाख किलोमीटर से ज्यादा उड़ान भरी। लड़ाकू विमानों की कतार के बीच जांबाज जवानों ने कदमताल की तो एयरफोर्स बैंड की धुन ने दुनिया को संदेश दिया कि हिंद की शौर्य पताका इसी तरह फहराती रहेगी। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर कार्यक्रम की शुरुआत पावर हैंग ग्लाइडर टीम और पैरा मोटर टीम ने की। इसके बाद आकाश गंगा दल के वायु सैनिकों ने 8000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए छलांग लगाकर अपनी जांबाजी का सबूत पेश किया। चिनूक ने अपना दमखम दिखाया तो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे ने भी बता दिया कि उसे युद्ध के मैदान का गेम चेंजर क्यों कहा जाता है। फुल ड्रेस रिहर्सल देखने पहुंचे लोगों को इंतजार था लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट का। ऐसे में आसमान का सीना चीरकर बढ़ते राफेल, सुखोई और मिराज की हुकार ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया। हिंडन एयरबेस से अभिषेक भल्ला, गुड न्यूज टुडे। और इस खबर का लिंक पढ़ते हुए सुनीता ने कहा था कि ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। सुनीता, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगी, खबर भी देखनी चाहिए और आपको जाके 8 अक्टूबर क्योंकि एयरफोर्स डे होता है तो वहाँ आपको इसका लाइव नज़ारा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार अटेंड किया था हिंडन एयरबेस पर ही। बहुत मज़ा आता है, इतना आप तस्वीरों में एंजॉय नहीं कर पाते जितना आप वहाँ बैठे एंजॉय कर पाएंगे। तो वक्त मिले और हाँ पासेस मिले तो ज़रूर जाइएगा, यहाँ पासेस की ज़रूरत होती है। तो चलिए उपलब्धि और पराक्रम के बाद अब बात त्योहारों की कर लेते हैं। आज महालय है और इसके साथ ही पितृपक्ष खत्म हो गया है। वैसे मान्यता ये है कि इसी दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आगमन करती हैं और अगले दिन से यानी कल से शुरुआत होने वाली है नवरात्रों की। शगुफ्ता, ये प्रोड्यूसर जी जो मुझे देते हैं नवरात्र दुर्गा, बड़ी सोच समझ के मेरे लिए ये साइन किए जाते हैं, क्योंकि देखिए नवरात्र की शुरुआत जैसे नवजोत आपने कहा, मतलब ये है कि हिंदुस्तान में त्योहारों का शंखनाद कल से होने जा रहा है। अब अगले 9 दिन तक देवी के अलग अलग रूपों की पूजा होगी। शुभ समाचार ये है कि दिल्ली में तो नवरात्र से पहले ही मंदिर खोल दिए गए हैं और मुंबई में, शिवांगी, मुंबई में कल से मंदिर खुल जाएंगे। आज बड़ा ही शुभ दिन है। आज महालया के साथ ही शुरू हो रहा है दुर्गा पूजा का 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार। महालया के दिन ही 15 दिन की पितृपक्ष का समापन होता है और माना जाता है कि मां दुर्गा धरती पर आकर 10 दिनों तक निवास करती है। मान्यता है कि महिषासुर के सर्वनाश के लिए देवताओं के आह्वान पर महालया के दिन ही मां दुर्गा का धरती पर अवतरण हुआ था। अवतरण के अगले दिन से ही नवरात्र की शुरुआत होती है, जब मां दुर्गा 9 दिनों तक भक्तों की पूजा प्रार्थना स्वीकार करती है, उन पर अपनी कृपा बरसाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। दुर्गा पूजा का त्योहार असल में भक्तों और श्रद्धालुओं को अपने अंदर की आध्यात्मिक शक्तियों के आह्वान का मौका देता है, ताकि अपने अंदर और बाहर की बुराइयों का विनाश करने के लिए शुभ शक्तियों को जगाया जा सके। यूं तो महालया के पहले से ही पूजा पंडालों में देवी दुर्गा के आगमन और पूजा अर्चना की तैयारी धूमधाम से चलती रहती है, लेकिन मूर्तिकार महालया के दिन ही मां दुर्गा की आंखें तैयार करते हैं और इसके बाद ही प्रतिमाओं में रंग भरे जाते हैं। उनको अंतिम रूप दिया जाता है ताकि उन्हें पूजा के लिए पंडालों में स्थापित किया जा सके। हालांकि कोरोना संकट के कारण इस बार दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं। सभी जगहों पर दुर्गा पूजा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।
दुर्गा पूजा के दौरान तमाम जगहों पर भीड़ भाड़ को रोकने के इंतजाम किए गए हैं। पंडालों में बिना मास्क के लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा और इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि लोग आपस में दूरी बनाए रखें। इसके अलावा मूर्ति स्थापना और विसर्जन के लिए जुलूस पर भी रोक है। बहरहाल दुर्गा पूजा का त्योहार श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा है। पंडालों में जाकर भले ही दर्शन और पूजन का मौका न मिले, किंतु भक्त और श्रद्धालु जहां भी होंगे वहां से वे मां दुर्गा से यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना के संकट को दूर करें ताकि स्थिति सामान्य हो सके और लोगों की जिंदगी में रौनक लौटे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कितना अच्छा फील होता है ना, फेस्टिव टाइप। देखिए सच कहूँ तो 2 साल से लगातार कोरोना वाली तस्वीरें देख के अब जब सब कुछ यूं भरा भरा सा बड़ा अच्छा लग रहा है, देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे ना एक और चीज़ ध्यान में आई, जैसे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो हमें अपने कॉस्ट्यूम भी उस अकॉर्डिंग करने चाहिए। क्यों? इंडियन वेयर में हम आ सकते हैं कलरफुल। हम एटलीस्ट फेस्टिवल डे के दिन तो हम इंडियन वेयर में आ ही जो सकते हैं। दर्शकों की डिमांड होनी चाहिए तो वो शगुफ्ता ने खुद कर ली है। कर दिया वो। चलिए अब बात कर लेते हैं रामलीला की। इस बार रामलीला की मंचन की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सावधानियों का पालन करना होगा। रामलीला कमेटियां भी तैयारियों में जुटी है ताकि गाइडलाइंस का पालन करते हुए रामलीला का मंचन हो सके। सुनीता बताइए क्या क्या तैयारियां हो रही है? बिल्कुल सही कहा अदिति, क्योंकि अब देखिए कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, हम वैक्सीनेशंस के रिकॉर्ड रोजाना शेयर करते हैं दर्शकों से, तो इस अच्छे माहौल में अब पूजा पाठ की शुरुआत हो रही है। तो दिल्ली की लवकुश रामलीला, जो कि हमेशा से ही चर्चा में रहती है और सबसे फेमस रामलीला में से एक भी है, इस बार भी लवकुश रामलीला ने आयोजन को सफल बनाने के लिए खास तैयारियां की है। बाकायदा फुल ड्रेस रिहर्सल भी की गई है। और क्या कुछ होगा और किन किन बातों का यहाँ ध्यान रखना होगा, सब कुछ जानिए। सजा है प्रभु का दरबार। सीता मैया, लक्ष्मण भैया और वीर हनुमान भी हैं साथ। दिल्ली में लवकुश रामलीला का मंच सज चुका है। आज से रामलीला की विधिवत शुरुआत भी हो रही है, लेकिन मंचन शुरू होने से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल कर तैयारियों को परखा गया। रावण और कुंभकर्ण, लवकुश रामलीला कमेटी रामलीला का मंचन लाल किले के मैदान में करती है। इस बार 16 अक्टूबर तक प्रभु श्री राम की लीला इसी तरह भक्ति का रस बरसाती रहेगी। पूरे देश में चर्चा के केंद्र में रहने वाली लवकुश रामलीला में फिल्मी कलाकार तो हर बार किरदार निभाते हैं, लेकिन इस बार रामायण के पात्रों का किरदार निभाने वालों में 5 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना के चलते पिछले साल रामलीला के मंचन की इजाजत नहीं दी गई थी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने इस बार शर्तों के साथ मंचन की इजाजत दे दी। आयोजन से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना गाइडलाइंस के पालन में चूक नहीं होगी। जो गाइडलाइन मिला है इसे हम पालन कर रहे हैं। हमारे जितने भी साथी कलाकार हैं सभी लोग डबल डोज वैक्सीन ले चुके हैं। जितने हमारे मेकअप हैं, ड्रेस वाले हैं या ये संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग पूरी तरह से सुरक्षित और डिस्टेंस का पालन करते हुए, गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस रामलीला को बखूबी आपके सामने कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बार भीड़ कम करने के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा। रामलीला के कलाकारों का कहना है कि रामलीला ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा भव्य होगी। हमारे पास 1 साल एक्स्ट्रा था अपनी तैयारी के लिए, तो वो जो 1 साल की कमियां थी है ना, वो हमने और जोर से उसको तैयारी की है ताकि आप सब लोग और भव्य रामलीला देख सकें। 40 नए गाने बनाए गए हैं, 10-15 नए सीन किए गए हैं, 5-7 नए हवा में चलने वाले रथ बनाए गए हैं, नए कॉस्ट्यूम, नए डांसेस, तो हमारी तैयारियां भी भव्य हो गई। इस बार रामलीला में कई विदेशी राजनयिक भी मेहमान होंगे, जिनका मंचन के जरिए भारत की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान से परिचय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बात तीज त्योहारों की हो रही है, ऐसे में मंदिर दर्शन करना तो बनता है और त्योहारी सीजन से पहले भगवान और भक्तों के बीच खड़ी पाबंदी की ये दीवार
गिर सी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिरों के कपाट या तो खुल गए हैं या फिर खुलने वाले हैं। आपको लिए चलते हैं मेरे राज्य यानी महाराष्ट्र, और वहां भी कल से मंदिर खुल रहे हैं। क्यों शीशा गुप्ता, बताओ जरा। अब देखो, ये मेरा राज्य बोलती है तो पार्शली तो ये मेरा भी है, क्योंकि मैं 7 साल रह के आई हूँ। तो शिरडी भगवान देखिए सबके हैं, और शिरडी के साईं मंदिर समेत तमाम मंदिरों ने तैयारी कर ली है भक्तों को दर्शन करवाने की। प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं, जिसके मुताबिक मंदिरों ने भी दर्शन के लिए नियमावली तैयार कर ली है। मतलब भक्ति पूरी, लेकिन सावधानी भी जरूरी। शिरडी के साईं मंदिर में जाकर दर्शन करने की मंगल घड़ी आ रही है गुरुवार को। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। भक्तों और साईं के बीच पाबंदी की दीवार हटने वाली है। भक्तों के स्वागत के लिए साईं का दरबार सज रहा है। पूरे 5 महीने बाद साईं मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खुल रहे हैं। केवल मंदिर के द्वार ही नहीं खुल रहे, बल्कि खुशहाली का रास्ता भी खुल रहा है। मंदिर के आसपास की दुकानें भी सज गई हैं। मंदिर बंद होने के कारण कारोबार ठप पड़ गया था। अब जबकि मंदिर खुलने जा रहा है, दुकानें फिर से गुलजार हो गई। मंदिर खुलने से दुकानदार खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब कारोबार फिर से पटरी पर आ जाएगा। हमारा जो व्यवहार था वो ठप हो गया था, अभी बाबा की कृपा से अच्छा हो जाएगा और सब दुकानें, सब जिनका व्यवहार जो बंद पड़ा था वो सब अच्छे से चालू हो जाएगा। भले ही कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ी है, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा मंदिर प्रशासन कोरोना प्रोटोकॉल से जुड़े तमाम कदम उठा रहा है। श्रद्धालुओं के बीच उचित दूरी बनाए रखने के लिए मार्किंग की गई है। मंदिर परिसर में जगह जगह सैनिटाइजर का इंतजाम किया गया है। भक्तों और मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मंदिर परिसर को हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। मंदिर में हार, फूल और प्रसाद लाने की मनाही है। कोशिश ये है कि बाबा के दर्शन भी हों और वायरस का डर भी न रहे। हमारी अधिकारी और कर्मचारियों को मास्क और फेस शील्ड बंधनकारक किए हैं हमने। मंदिर का परिसर हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। भाविकों को रिक्वेस्ट है कि समाधि को टच ना करे, समाधि एरिया पर टच ना करे, दूर से ही दर्शन ले और आगे चले। मंदिर में हार, फूल और प्रसाद एक्सेप्ट करना बंद रहेगा। ध्यान मंदिर, पारायण हॉल बंद रहेगा। मंदिर को खोला जा रहा है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब जरा उन शर्तों पर भी नजर डालते हैं। हर दिन केवल 15,000 श्रद्धालुओं को दर्शन होंगे। ऑनलाइन बुकिंग से 5,000 पेड और 5,000 मुफ्त पास जारी होंगे। आधार कार्ड दिखाकर 5,000 भक्तों को फ्री एंट्री मिलेगी। हर घंटे 1,150 भक्तों की एंट्री होगी। 10 साल के बच्चे, 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी। आरती के समय सिर्फ 90 श्रद्धालुओं को इजाजत होगी। गुरुवार की साईं की पालकी फिलहाल बंद रहेगी। अभिषेक पूजा भी बंद रहेगी। दर्शन कतार में थर्मल स्क्रीनिंग होती रहेगी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के कपाट भी गुरुवार से खुल रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक दर्शन की तैयारी कर ली है। इंतजार लंबा था, लेकिन अब भक्त और भगवान के बीच की दूरियां मिटने वाली हैं। लेकिन ये मूल मंत्र नहीं भूलना है, भक्ति पूरी, सावधानी जरूरी। शिरडी से नितिन मिराणे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भाई फेस्टिव सीजन है, ऐसे में शॉपिंग की बात तो ज़रूर होनी चाहिए। जब हम खुद को बहुत अच्छा फील करते हैं, गुड फील होता है, तो शॉपिंग की बात हमेशा आ जाती है। और ऐसे में कंपनियों को पता है कि आप शॉपिंग करने वाले, इसीलिए बहुत सारे ऑफर्स भी दे दी गई हैं आपको लुभाने वाली तमाम चीज़ें। और उसके साथ बाजार भी सज चुके हैं, जहां लोग इन ऑफर्स का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो वहीं कारोबारी भी ऑफर्स के ज़रिए अपना व्यापार का दायरा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फेस्टिव सीजन में कैसी है बाज़ारों की रंगत, हम आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद ये करती हूँ कि मेरी तरह आपको भी ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। देखिए, सबसे पहले मेरा इसी साड़ी पर देखो। अगर आप भी ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, तो यही मौका है। निकलिए घर से, उठिए, शॉपिंग कीजिए, इस तरह की साड़ियाँ खरीदिए जिनकी ये ट्रेंड में है। और मेरी साथी अदिति इस वक्त क्या खरीद रही है, चलिए आपको लेकर चलती हूँ। लेकिन ये साड़ी का मज़ा तो ऐसा ही है।
अदिति, तो मैंने सोचा कि अदिति के पास लेकर चलती हूँ। ये ना मुझे बिना बताए ना लहंगा खरीद रही है शायद। अदिति क्या खरीद रही हो? नहीं, तुम साड़ी बांधने में इतनी बिजी थी तो मैंने सोचा मैं लहंगे देख लूँ। यहाँ पर मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इस बार त्योहार के सीज़न में इन्होंने अपनी कलेक्शन जो है उसे बढ़ा दिया है। पिछली बार क्योंकि हमने भी दिवाली अपने घरों में ही मनाई थी और बाहर नहीं निकले थे, तो इस बार जो माहौल है बाज़ार का वो काफ़ी गरमाया हुआ है, इस तरह से कि नया नया सामान आया है। तो इन्हीं से जानते हैं कि बताइए आप इस तरह से मतलब इस बार आप किस तरह की वैरायटी लेकर आए हैं? हमारे पास इस बार नए नए कलेक्शन आए हैं, बहुत सारे हमने जो मंगाए हैं अभी हमारे यहाँ बाहर बनारस से बेंगलोर से जो भी कलेक्शन आते हैं इस बार, और हमने इस बार ज़्यादा डिस्काउंट दिया है जिससे पिछली बार से बेटर दिवाली हो। और हम चाहते हैं कि भगवान की दुआ से पिछली बार की तरह हम घरों में दिवाली ना मनाएं। पर आपको उम्मीद है कि मतलब जब से ये श्राद्ध पूरे ख़त्म हुए हैं और अब माहौल जो है वो बदल रहा है, तो आपको क्या उम्मीद है? आपके जो पुराने ग्राहक हैं वो लौट कर आ रहे हैं आपके पास, नए ग्राहकों की भीड़ बाज़ार में देखकर आपको उम्मीद है कि वो आपकी दुकान की तरफ भी आएगी? यस, इस बार हमने देखा हमारे जो पुराने ग्राहक थे पिछले साल के वो इस बार आ रहे हैं और हमारे पास हर चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि नेक्स्ट बार जो भी आए उनको दें। हम उनके पास व्हाट्सअप फेसबुक जो आ रहा भेजते हैं। तो ये जनाब जैसे कह रहे हैं कि मार्केट में रौनक है और इन्हें उम्मीद है कि रौनक यहाँ पर भी लौट कर आएगी। अच्छा, इसीलिए समझ में आया मुझे कि शगुफ्ता क्यों कह रही थी कि हमें भी इंडियन लेना चाहिए। तो मेरा एक सवाल है दोनों से ही, कितनी शॉपिंग की है? खरीदी या लहंगा खरीदा? हम ना अपनी सेटिंग करके आए हैं, उसको डिस्काउंट का बोल के आए हैं। भाई हम दोबारा आएंगे खरीदारी करने के लिए, तो तैयार रहिए डिस्काउंट देने के लिए। तो कितने वो बहुत खुश था। नहीं, पहले ये बताओ, तुमने 2 लोगों के लिए बोला है या हम 5 के लिए भी बोला है कि हमें उस दिन स्पॉन्सर्ड वहां से आ जाए और हम यहाँ पर सज धज के बैठ जाएं? अपने लिए बोला है। अच्छा ये बताओ, इसने अपनी सेटिंग की है और मैंने अपनी सेटिंग की है। नहीं, बार्गेन कौन कर रहा था ये बताओ, कौन अच्छा है बार्गेनिंग? बार्गेनिंग मैं करके आई हूँ, अपनी ड्रेस फाइनलाइज करके आई हूँ, बस जाना और लेकर आना। यानी बार्गेनिंग यहाँ हो गई और ट्रायल यहाँ हो गया। बार्गेनिंग की बात कराई है और हम ऑन एयर देख रहे हैं। अब हमें पता चल रहा है, हमें तो कोई खबर ही नहीं थी क्यों ना। जो खैर छोड़ो, अब तुम लोगों ने जो भी किया हो, मैंने देखो खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। हर बार करने के हर बार है ना। अगर मैं हूँ तो खाने का ज्ञान तो मैं ही दूंगी। तो ये क्या है? खांडवी। मैंने पहली बार टेस्ट किया है। तुमने पिछली बार? मैं नहीं थी पिछली बार में, जब आप लोगों ने मंगवाई थी ना मेरे पीछे से खांडवी, और मुझे अगले दिन इन लोगों ने बताया तुम्हारे पीछे से खांडवी आई थी, हम लोगों ने ट्राई की है। ठीक है शगुफ्ता, इसीलिए मैंने आज स्पेशली तुम्हारी जानकारी तो दो सुनीता खांडवी। हाँ, तो अब खांडवी भाई तुमने पहली बार खाया, लेकिन ये है कहाँ का ये तो पता होगा ना? नहीं, हमारे पड़ोसी राज्य का है, गुजरात का है ये। तुमसे यही एक्सपेक्टेशन थी। खैर अब मैं अपना ज्ञान देती हूँ खाने पर। तो ये जो खांडवी है गुजरात का स्वाद है, खट्टा मीठा सा, रसीला सा और बहुत ही हेल्दी। वैसे देखो गुजरात के हर खाने में कुछ ना कुछ मीठा होता है ना, लेकिन खांडवी जो है ये थोड़ी अलग है, चटपटी सी होती है। वैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी इसमें मीठा नहीं डाला जाता, लेकिन अब देखो ये बातचीत के दौरान यहाँ क्या हो रहा है। खांडवी का देखिए, अब आपने खट्टे मीठे का जिक्र किया तो सच में मेरे मुंह में पानी आ गया। मुझे लगा ज्यादा इंतजार नहीं करूं। बिल्कुल, तो आप खांडवी का मजा उठाइए। मैं जरा जानकारी दे दूं कि ये जो गुजराती डिश है बहुत ही फेमस है। जितनी अच्छी तरीके से आप इसे देख पा रहे हैं, मतलब जितनी सुंदर दिखती है उतनी टेस्टी भी है, और टेस्ट के चलते ये पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक भी पहुंची। भाई अब गुजरात के लोग गए हैं तो खांडवी तो लेकर ही जाएंगे। वैसे विदेश का रुख करने वाले ज्यादातर लोग इसके दीवाने हैं और इसे तरह तरह के नामों से जानते हैं, जैसे कि पाटुली, दहीवाड़ी। तो ये भी जान लो, अब कभी गुजरात जाओ तो दहीवाड़ी महाराष्ट्र के लोग इसे सुरलीची वड़ी कहते हैं। वाह तो ये सुरलीची खांडवी जो भी कह लीजिए है बहुत टेस्टी, सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और इसे बनाने में तेल मिर्च मसाले का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, तो जमकर इसका लुत्फ उठाया जा सकता है। वो उठाया जा रहा है, देख सकते हैं, स्टीम्ड है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इसे रोल किया जाता है इतना नीटली, वो भी एक आर्ट है। बिल्कुल कला। तो ये तुम अपने बेटे के लिए भी ट्राई कर सकती हो आदित्य। बिल्कुल जरूर करेंगे। चलिए, हमारे देश में खाने की जितनी वैरायटी है वो दुनिया में और कहीं तो मिलती नहीं। शहर शहर की अपनी खासियत है, तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़ जाएं, और अगर आपके शहर की कोई खास डिश है तो आप हमें हमारे पते पर उसे भेज सकते हैं। हमारा पता है गुड न्यूज़ टुडे, इंडिया टुडे मल्टीप्लेक्स, FC8 सेक्टर 16A, फिल्म सिटी, नोएडा 201301।
और अगर आपके पास कोई खास रेसिपी है तो आप उसको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का एक बार फिर से, और खबर दिल्ली वासियों के लिए है। दिल्ली में प्रदूषण पर डबल अटैक किया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत आईआईटी कानपुर प्रदूषण के रियल टाइम सोर्स की जानकारी दिल्ली सरकार को देगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक ग्रीन दिल्ली ऐप भी लॉन्च किया है। और सुनीता, इस ऐप के जरिए क्या कुछ किया जा सकता है, बताओ। अब भाई ऐसी लॉन्चिंग हो रही है, इंडिया एक से एक कारनामे कर रहा है, तो इस ऐप के जरिए बस एक फोटो खींचकर प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आपको कोई ऐसी सड़क मिले जो टूटी फूटी है या जहां दिक्कत है और उसकी वजह से कोई हादसा है, धूल भी उड़ रही हो, तो आप फोटो खींचिए, शिकायत दर्ज करवाइए, सख्त एक्शन होगा। कंप्लेंट्स डाली जाती हैं, उनका रेजोल्यूशन, कोऑर्डिनेशन सब ग्रीन वॉर रूम के द्वारा देखा जाता है। राजधानी दिल्ली स्मॉग सीजन से पहले सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार है। ये युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध है और दिल्ली इस युद्ध को जीतने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा 2 मोर्चों पर बड़ी तैयारी की गई है। अब दिल्ली में प्रदूषण के कारणों का पता लगाएगा आईआईटी कानपुर। एडवांस ग्रीन ऐप के जरिए प्रदूषण पर लगेगी लगाम। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया है, जिसके तहत आईआईटी कानपुर राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के रियल टाइम सोर्स की सटीक जानकारी देगा। इसका मतलब ये है कि प्रदूषण किस वस्तु या मशीन से हो रहा है, उस स्रोत का भी वास्तविक समय और जगह का पता किया जा सकेगा। इस जानकारी के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा। आईआईटी कानपुर की तरफ से PM 2.5, NO2, CO2, एलिमेंटल कार्बन समेत दूसरे वायु प्रदूषण के कारकों की जानकारी के लिए एडवांस सुपरसाइट बनाई जाएगी। सांसें उखाड़ देने वाली इस जंग में दिल्ली सरकार ने बात उस खादी की जिसका इतिहास हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ा है। पिछले कुछ सालों से खादी का क्रेज बढ़ा है, लोग बढ़ चढ़कर खादी खरीद रहे हैं। शगुफ्ता, बताइए कैसे बनते हैं खादी के प्रोडक्ट्स? दरअसल देखिए, खादी के बने प्रोडक्ट्स जो हैं वो खासे लोकप्रिय होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर खादी आपकी भी पसंद है, जो कुछ लोगों ने मुझे पूछा है, तो फिर गाजियाबाद में लगा खादी उत्सव आपके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए। खादी की साड़ियां, खादी की शर्ट और खादी से सजा हर सामान। गाजियाबाद के खादी उत्सव में आपका स्वागत है। अगर खादी आपके दिल के करीब है या फिर आपका खादी से भावनात्मक लगाव है, तो समझिए ये जगह आपके लिए मुफीद है। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में खादी का ये उत्सव 15 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ 150 से ज्यादा खादी के स्टॉल हैं। स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए इस बार मेले की थीम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट रखी गई है। नाम से ही जाहिर है, इसमें स्थानीय कारीगरों को वरीयता दी गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जितनी भी यूनिटें हैं, छोटी छोटी जो काम कर रही हैं, जिन्हें सरकार के द्वारा मदद दी जा रही है, उन्हीं के द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं और उनसे एक प्लेटफॉर्म पर इन्हें मार्केट देखे, जिससे इनकी एक इनकम भी बढ़ सके, यहाँ लोग आके देख सकें, मनचाहा सामान खरीद सकें खादी का बनने वाला। वैसे पूरे मेले पर खादी की ठसक नजर आती है, लेकिन इस मेले का आकर्षण सोलर पावर से चलने वाला ये चरखा है। इस मेले के जरिए सरकार का उद्देश्य खादी की ओर लोगों को आकर्षित करना है। लोग इस मेले में पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि जैसे जैसे त्योहारों का रंग चढ़ेगा, मेले का रंग और चटक होगा। आजादी की लड़ाई के दौरान खादी उपनिवेशवाद के विरोध का प्रतीक बन गई थी और आजादी के 75 साल बाद वही खादी स्वरोजगार और स्वाभिमान का प्रतीक बनकर उभरी है। सरकार तमाम योजनाओं के जरिए न केवल खादी को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि खादी को लोगों के दिल तक पहुंचाने के लिए पूरे जतन से जुटी है। मयंक गौर, गाजियाबाद, गुड न्यूज टुडे। चलिए, खादी की शॉपिंग की बात हो गई, अब आपको अंतरिक्ष की उड़ान पर लिए चलते हैं। स्पेस टूरिज्म के चर्चे तो वैसे पूरी दुनिया में कई दिनों से हो रहे हैं। हमें नवजोत ने वादा भी किया था वो ले जाएंगे कभी। वैसे अब अंतरिक्ष में क्या कुछ होगा ये भी जान लीजिए। लाइट कैमरा एक्शन, अब ये फिल्मों की बात नहीं रही, बल्कि स्पेस पर फिल्म सिटी बसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसकी पहल की है रशिया ने।
क्या है पूरी खबर, ये हम शिवांगी से सुन लेते हैं। बिल्कुल, पर्यटन के बाद अब फिल्म की भी जानकारी आ रही है। रूस की एक एक्ट्रेस और एक डायरेक्टर फिल्म की शूटिंग के लिए अंतरिक्ष में पहुंच भी चुके हैं और स्पेस स्टेशन में फिल्म शूटिंग का ये मिशन 12 दिनों का है, जिसमें द चैलेंज फिल्म की शूटिंग की जाएगी। यानी पर्यटन के बाद अब अंतरिक्ष में फिल्मों की भी तैयारी है। ये अंतरिक्ष में इतिहास बनाने की नई तैयारी है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि अब अंतरिक्ष में फिल्में दुर्लभ नहीं, अंतरिक्ष में होने जा रहा है लाइट्स, कैमरा, एक्शन, और ये तीनों चेहरे उसी का जीता जागता प्रमाण है। ये रूस की जानी मानी अभिनेत्री यूलिया पेरसिल्ड हैं। उनके बगल में डायरेक्टर क्लेम शिम्पेको हैं और उनके बगल में अंतरिक्ष यात्री एंटोन शकाप्लेरोव बैठे हैं। ये तीनों जमीन से 408 किलोमीटर ऊपर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे हैं। यहाँ तीनों द चैलेंज नाम की फिल्म की शूटिंग करेंगे। इस शूटिंग के साथ ही बन जाएगा अंतरिक्ष में फ्रिक्शन शूटिंग का इतिहास, क्योंकि आज तक अंतरिक्ष में किसी फ्रिक्शन फिल्म की शूटिंग नहीं हुई थी। लेकिन फिल्म के नाम द चैलेंज की तरह ही इसके डायरेक्टर क्लेम शिम्पेको ये चैलेंज लेकर इतिहास गढ़ने की तैयारी में है। इस अनोखी शूटिंग को लेकर रूसी अभिनेत्री यूलिया भी जोश से लबरेज हैं। रूस के फिल्म क्रू को लेकर सोयूज MS-19 रॉकेट 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निकला था। कुछ देर की उड़ान के बाद तीनों कुछ इस तरह से अपने कैप्सूल से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचे और इसी के साथ शुरू हो गई इतिहास की तैयारी, जिसे लेकर सारी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री जोश से लबरेज है। स्पेस स्टेशन में फिल्म शूटिंग का यह मिशन 12 दिनों का है, जिसमें द चैलेंज फिल्म की शूटिंग की जाएगी। वहां के अलग अलग लोकेशंस पर फिल्म के सीन फिल्माए जाएंगे। फिल्म में एक महिला डॉक्टर की कहानी दिखाई जाएगी, जो अंतरिक्ष यात्री को बचाने के लिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाती है। अंतरिक्ष में अलग अलग जगह हिस्सों को शूट किया जाना है, जिसके लिए इस टीम ने अंतरिक्ष में जाने से पहले ही अंतरिक्ष में रहने की पूरी तैयारी की। ये पहली बार नहीं जब अंतरिक्ष में इंसान कदम रखने वाला है। स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले 3 महीनों में दुनिया की 3 प्राइवेट स्पेस कंपनियां आम लोगों को अंतरिक्ष में भेज चुकी हैं। लेकिन ये पहली बार होगा जब स्पेस में कोई डायरेक्टर फिल्म का निर्देशन करेगा, कोई एक्ट्रेस स्पेस में एक्टिंग करेगी। लिहाजा स्पेस में फिल्म की शूटिंग बेहद रोमांचक होने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि अंतरिक्ष में फिल्म बनाने की दौड़ में अमेरिका भी शामिल है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने अभिनेता टॉम क्रूज के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करने का ऐलान किया था, जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की जानी थी। लेकिन जाहिर है इस मामले में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं मिट्ठू मियाँ से। और ये मिट्ठू मियाँ जिनकी दोस्ती स्कूल के बच्चों से है और स्कूल के बच्चों के साथ यारी ऐसी है कि उनके साथ स्कूल भी चले जाते हैं, कभी किसी के कंधे पर तो कभी किसी के सिर पर। मिलिए इन्हीं से। मिट्ठू मियाँ बोले चलो स्कूल चले हम। ग्वालियर से आई एक तोते और स्कूली बच्चों की यारी की तस्वीरें सबको हैरान कर रही हैं। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच कच्चे रास्ते पर सब बच्चे पीठ पर बैग लटकाए स्कूल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तब ये मिट्ठू मियाँ रोज उनके हमराह बन जाते हैं। तोता राम कभी स्कूल जाते किसी बच्चे के कंधे पर सवार हो जाते हैं तो कभी स्कूल के बैग पर। लेकिन लगता है बच्चों के सिर पर सवारी मिट्ठू मियाँ को सबसे ज्यादा पसंद है। बच्चों के सिर पर बैठकर वो चोंच वाली खुराफात भी करते रहते हैं। लेकिन मसला यारी दोस्ती का है, इसलिए बच्चे इसका बिल्कुल बुरा नहीं मानते। कमाल तो ये है कि स्कूल जाता हर बच्चा मिट्ठू का फेवरेट है। जिसने हाथ का इशारा किया मिट्ठू उसके सिर पर बैठ गए।
दरअसल बच्चे और मिट्ठू मियाँ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और मिट्ठू मियाँ का अंदाज बताता है कि वो पेड़ की डाल से बच्चों के साथ स्कूल तक के सफर को अपना हक समझते हैं। मिट्ठू मियाँ के पास दोस्तों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, यारों की फौज है, इसलिए वो किसी से डरते नहीं। कोई आए जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मस्ती चलती रहती है। कैसा लगता है आपको मिट्ठू संग खेलने में? मेरे को अच्छा लगता है मिट्टू संगे, और हम लोग रूम पे जाते हैं तो हमारे साथ जाता है, स्कूल जाते हैं हमको छोड़ने आता है, जब हमारी छुट्टी होती है तब हम लोग को लेने आ जाता है मिट्टू, उसी हम लोग के साथ रहता है, फिर शाम को आते हैं खेलता है हमारे साथ, फिर चला जाता है रूम हम लोग के साथ। ऐसा नहीं है कि मिट्ठू मियाँ बच्चों को स्कूल पहुँचाकर लौट जाते हो, खुद भी स्कूल पहुँच जाते हैं। पढ़ाई लिखाई का तो पता नहीं, पर लंच टाइम में बच्चों के हाथों से भोजन करते हैं और खेल के मैदान में तो ऐसे मौजूद रहते हैं जैसे रेफरी। तोते की सारी एक्टिविटी किसी नियम में बंधी हुई लगती है। बच्चों के स्कूल आने से लेकर उनकी छुट्टी होने तक ये तोता बच्चों के साथ ही रहता है। ये बात स्कूल के अधीक्षक को भी हैरान करती है। कई दिनों से हम लोग भी इसको वॉच कर रहे हैं। ये जो हमारे रामकृष्ण मिशन की एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों के साथ रहना, खाना खाना, स्कूल जाना, स्कूल से फिर वापस आना, फिर खाना खाना, उसके बाद में रात के समय में ये अलग अलग हो जाता है। मतलब कि जो पेड़ों में रात पे रहता है और बच्चे अपने कॉटेज में रहते हैं, वहाँ की जो एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व रहता है। अभी जैसे बच्चे देख रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल बच्चों को छोड़ के वापस आ जाएगा, जैसे ही इनकी छुट्टी होती है फिर बच्चों के साथ आता है। ऐसे ऐसा रहता है, जो एक्टिविटी है उसको फॉलो करता है। दोस्ती में नफा नुकसान नहीं देखा जाता, सिर्फ प्रेम और लगाव होता है। बच्चों से तोते की यारी इसी की मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देश की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबरों के साथ सोनू सूद रात 9 बजे फिर आएंगे गुड न्यूज टुडे पर। सोनू सूद जो कहानियां लेकर आते हैं वो निराशा खत्म करती हैं और उम्मीद जगाती हैं। आज सोनू सूद उन लोगों की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने कलेक्शन की एक ऐसी दुनिया सजाई है जो न केवल चुनौतियों से भरी है बल्कि कई लिहाज से बहुत अलग है। सोनू सूद बताएंगे उन लोगों के बारे में जो कलेक्शन के किंग बन चुके हैं। अपने संग्रह के लिए इन्होंने सीमाएं तोड़ी हैं और शर्म छोड़ी है, तब जाकर कहीं ये मुकाम हासिल हुआ है। भारत के हौसले को बढ़ाने वाली ये कहानियां रोज रात 9 बजे केवल गुड न्यूज टुडे पर ही आपको देखने को मिलती है। तो आज फिर रहिएगा तैयार रात 9 बजे। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है आज के सिलसिले को यहीं पर ब्रेक लगाने का, लेकिन कल फिर होगी मुलाकात। चाय की चुस्कियों के साथ खबरों पर चर्चा का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और कड़क चाय और अच्छी खबरों के मेन्यू के साथ कल फिर से होगी आपसे मुलाकात। और खबरें भी होंगी और आपके साथ ढेर सारी बातें भी यूं ही करेंगे। कल का रहेगा बेसब्री के साथ इंतजार। तो फिलहाल हम सभी को दीजिए इजाजत और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।